नमस्कार दर्शकों, हमारे मेहमान के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हमारे स्टूडियो में कोई ना कोई नई शख्सियत होती है। आज हमारे साथ बड़े सीनियर बीजेपी के जम्मू कश्मीर के लीडर जनाब बाली भगत साहब, जो कि इस बार एमएलए जीत के आए हैं और 96 में भी एमएलए, आज से 20 साल पहले भी एमएलए रह चुके हैं बीजेपी की तरफ से। तो आप जान सकते हैं कि कितने सीनियर होंगे। आज इनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने अपने पॉलिटिकल कैरियर को शुरू किया, उसके बाद ये क्या सोच लेके आए कि इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, और आज इनको अगर किसी पद से नवाजा जाता है तो क्या ये अपने जम्मू कश्मीर की जनता को सोचते हैं कि मुझे अपनी जनता को ये चीज़ें देनी हैं। जी नमस्कार बाली भगत साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। बाली भगत साहब, सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने पॉलिटिक्स में आना ही क्यों ठीक समझा? ऐसा है, भाग्य विधाता लिखता है जी, और हमें उस पर विश्वास है कि जिसके भाग्य में जो होता है उसको विधाता उस रास्ते पे चलाता है। मैं विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़ा जी। वैसे मैं बचपन से स्वयंसेवक भी हूँ, लेकिन 90 में मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़ा। पहले जिला अध्यक्ष था, उसके बाद प्रदेश का सह मंत्री मंत्री रहा मैं, और पूरा समय विद्यार्थी परिषद में दे रहा था। जी बिल्कुल। लेकिन 92 से आतंकवाद जब घाटी से यहाँ इस जम्मू प्रोविंस के अंदर जब पनपा जी, उस आतंकवाद की लड़ाई में हम लोगों को बहुत काफ़ी डैमेज किया। एक लड़ाई लड़ने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ जी। हमने आतंकवाद के विरोध में एक लगातार, उस समय में किश्तवाड़ में होता था, और जिला डोडा के आतंकवाद में लड़ते लड़ते काफ़ी लगातार बहुत कष्ट भी हुए, कई साथी हमारे। जी बाली भगत साहब, इसमें मैं एक जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपका जन्म कहाँ से हुआ? मेरा जन्म किश्तवाड़ का है। किश्तवाड़ का जी। लेकिन मैं 1983 से यहाँ जम्मू के साथ जुड़ा हूँ, यहाँ पढ़ाई करने आया था जी। उसके बाद मैं विद्यार्थी संगठन में रहा, विद्यार्थी नेता रहा, जैसे मैं बता रहा था आपको जी। और 96 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे रामबन विधानसभा चुनाव से वहाँ पे क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए कहा गया जी, और केवल 6 मास पहले मुझे वहाँ भेजा गया। एक कार्यकर्ता के रूप में संगठन जैसा जुड़ा हुआ था, संगठन का आदेश था, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से और लोगों के आशीर्वाद से, उनके प्रेम से मैं उस समय वहाँ विधायक विजयी हुआ जी। जिला डोडा में कभी भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक नहीं बना था। जी बिल्कुल। तो मैं सबसे पहला विधायक वहाँ से बना, और 28 वर्ष की आयु थी मेरी, और मैं जम्मू कश्मीर की विधानसभा में सबसे छोटी उम्र का विधायक था। मतलब आपका पॉलिटिकल कैरियर जो है वो आप विद्यार्थी परिषद में थे, वहाँ से आप उभर के आए और आपने 96 में एमएलए का इलेक्शन लड़ा और विजयी भी हुए। जी बाली भगत साहब, ये आप 1996 की बात तो ठीक है, अब इस समय आप 2014 के इलेक्शन में आप जीत के दमाना कॉन्स्टिट्यूएंसी से आए। कहाँ रामबन और कहाँ दमाना? आपने अपनी जो उसके बाद 6 साल की सर्विसेज होंगी वो रामबन में दी। लोग ये जानना चाहते हैं, दर्शक ये जानना चाहते हैं कि ये दमाना कॉन्स्टिट्यूएंसी ही क्यों आपने चुनी? ये व्यक्ति नहीं चुनता है, हमारी एक जो राजनीतिक दल है जी, ये एक संगठन का फैसला होता है जी। हमने लक्ष्य 44 का रखा था, 44+ का जी। और हमने पूरी ताकत लगाई थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर हम अपनी बलबूते के ऊपर सरकार बनाएं जी, और उसके हिसाब से कौन कहाँ फिट बैठता है, और उसके हिसाब से सब लोगों ने कहाँ से किसने चुनाव लड़ना है, ये संगठन ने तय किया जी। मैं लगभग पिछली 3rd टर्म में है, मुझे प्रदेश महामंत्री की जिम्मेवारी मेरे पास है जी, और मैं पिछले 25 वर्ष से फुल टाइमर हूँ पार्टी के लिए, संगठन के लिए। आपने पार्टी और को जम्मू में ही निवास है जी। जम्मू में ही आप कुल मिला के कहें तो लगभग 30 साल से तो मेरा जम्मू के साथ संबंध है, और 20-25 वर्षों से 30 वर्ष तो बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक होते हैं। जी बिल्कुल सही होता है। इसलिए
वही एक कारण है कि आप जम्मू सिटी ही समझ लीजिए दमाना वहाँ से जीत के आए। जम्मू कश्मीर की राजनीति में जब हैं और जम्मू कश्मीर की जब राजनीति करनी है जी, तो फिर जहाँ घर हो वहाँ चुनाव लड़ें, उसके पीछे यही ताकि हम लोगों को डिलीवर कर पाएँ। जी बिल्कुल। तो मेरा विधानसभा क्षेत्र जो है ये मेरे घर भी यहाँ हैं और इसलिए पार्टी ने भी मुझे यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया और भगवान के आशीर्वाद से और विशेष करके रायपुर दमाना विधानसभा क्षेत्र के सभी बुजुर्ग, माताएं, बहनें, उनके आशीर्वाद से और नौजवानों ने जिस प्रकार का मुझे सहयोग और प्यार दिया, बड़ा मैं सोच भी नहीं सकता था। नहीं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि 32,000 की लीड से मैं यहाँ जीता हूँ जी, ये सब उस जनता जनार्दन की ताकत। जी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, भारी भरकम लीड से आप जीते, इसमें कोई दूसरी बात ही नहीं है कहने की। जी बाली भगत साहब, एक और चीज़ हम ये जानना चाहेंगे कि आपने इलेक्शन लड़ा, आज आपका नाम जो है लिया जा रहा है कि भगवान शंकर करे आपको ज़रूर उस पद से नवाजा जाए, और अगर कल आपको मंत्री पद मिलता है तो क्या सोच है आपकी जम्मू कश्मीर के लिए कि आप किस तरीके से जम्मू कश्मीर को देखना चाहते हैं? देखिए, कल की बात तो कल फैसला करेगा, संगठन जो तय करेगा। नहीं, मैंने इसीलिए कहा कि अगर भगवान शंकर आशीर्वाद रखता है और चाहता है कि आपको वो पद से, मंत्री पद से नवाजा जाए, तो आपके अंदर कुछ ना कुछ तो अपनी सोच होगी, कुछ ना कुछ तो विजन होगा जम्मू कश्मीर को सर्व करने का। जो जिम्मेवारी हमें अपनी पार्टी देगी जी, उस जिम्मेवारी को हम लोग ईमानदारी से निभाना जानते भी हैं। जी, मेरा 6 वर्ष का जो विधायक होने का मेरा अनुभव भी है, उसका भी मुझे सहयोग मिलेगा। जी, और जो जम्मू कश्मीर की राजनीति को मैं समझता हूँ और लगभग 96 से ही मैं इसमें जुड़ा हूँ, तो समस्याएं जम्मू कश्मीर की सब हमारे ध्यान में है। जी, आम जनता की सबसे बड़ी समस्या है सड़क, पानी और बिजली। जी, भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी समस्या है, बेरोजगारी की यहाँ समस्या है। क्या लगता है आपको भी, जो दिल्ली की सरकार बनी है इस समय, जनाब केजरीवाल साहब ने कहा है कि पानी बिजली फ्री देंगे, तो आपका भी यही एजेंडा रहेगा? देखिए, ऐसा है, ये जो फ्री वाले जो नारे हैं, कम से कम भारतीय जनता पार्टी तो नहीं लगाएगी कभी। जी, ये फ्री कोई दे नहीं सकता है और ऐसा सोचना भी गलत होता है। हम कभी भी जनता को मिसलीड नहीं करेंगे। जी, जनता के साथ हम कभी धोखा नहीं करेंगे। जी, लेकिन केंद्र का जितना भी पैसा जम्मू कश्मीर के अंदर आता है, यहाँ के विकास के लिए वो लगे। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जितनी हैं वो पैसा यहाँ लगे, भ्रष्टाचार के ऊपर रोक लगे, हम डिलीवर कर पाएँ, वर्क कल्चर को हम बढ़ा पाएँ और जनता की जो अपेक्षाएं हैं भारतीय जनता पार्टी से, जी, उन अपेक्षाओं पे खरा उतरने का हम पूरा प्रयास करेंगे। जी, जी, बाली भगत साहब, आपने ये बिल्कुल पार्टी के लिहाजे से कहा कि जैसे आपकी हाईकमान आपको जिस ओहदे से नवाजेगी, लेकिन एक जनरल पब्लिक के नाते मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप अपने जम्मू कश्मीर को कैसा देखना चाहते हैं? देखिए, हमारा सपना है कि जैसे भारत के अंदर कुछ ऐसे प्रदेश हैं जो विकसित प्रदेश हैं, जी, जिन्होंने बहुत प्रोग्रेस की है, हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर प्रदेश भी अपने पाँव पे खड़ा हो। जी, आज जम्मू कश्मीर इतना लाचार है, 66 वर्षों में यहाँ कांग्रेस और एनसी की सरकार रही, और जम्मू कश्मीर इतना लाचार है कि हम अपने सरकारी कर्मचारियों को उनकी तनख्वाह तक नहीं दे सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे हमारे 60,000 डेली वेजर्स हैं, बिल्कुल 400 की सैलरी देते हैं, 500 की सैलरी देते हैं, 1800 की सैलरी, कई लोग रिटायर भी हो गए। जी, बिल्कुल। यहाँ रिफ्यूजीज की समस्या है, यहाँ क्षेत्र के साथ भेदभाव होता है, जम्मू लद्दाख के साथ भेदभाव हुआ। इस रीजनल डिस्पैरिटी को हम समाप्त करने का पूरा प्रयास करेंगे। जी, तीनों खित्तों को बराबर का करेंगे। पूरा जम्मू कश्मीर का, जी, पूरे जम्मू कश्मीर की इक्वल फंड्स डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए और इन तीनों खित्तों का विकास जो है वो गति से होना चाहिए, जी, ईमानदारी से होना चाहिए। हम जम्मू कश्मीर की राजनीति हम लोगों ने करनी है और जो फीलिंग जम्मू में है या लद्दाख में है, इस फीलिंग को हटाना, और उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी है। जी, कि हमें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। बाली भगत साहब, एक अहम चीज़ तो आपने इसमें भूली नहीं, आपने ये तो बोला कि 66 वर्षों में हमारी जो इकॉनमी है वो बिल्कुल लड़खड़ा सी गई है,
लेकिन उस इकोनॉमी को ठीक करने के लिए स्टेट के पास भी अपने कई ऐसे चीज़ें हैं जिससे वो खड़ी हो सकती है। आपने उनका जिक्र नहीं किया। फॉर एग्जांपल हमारा टूरिज़्म, हमारा पिलग्रिम्स, इन चीज़ों को भी हम प्रमोट कर सकते हैं। और ख़ासकर जो लोग कश्मीर नहीं जा पाते, जिनके पास इतना सरमाया नहीं है, वो वैष्णो देवी आते हैं, तो कई ऐसे स्पॉट्स हैं हमारे जम्मू कश्मीर जम्मू में, हम उनको प्रमोट करें। इस बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, ये तो एक बेसिक बात है। किसी भी राज्य की उन्नति जो है वो निर्भर करती है कि उसकी इकोनॉमी के ऊपर। जी। अगर हमारे पास पैसा नहीं आएगा तो हम विकास कैसे करेंगे? लेकिन टूरिज्म हमारा एक मेन, हाँ, जम्मू कश्मीर के पर्टिकुलर हमारे पास टूरिज्म जो है, पिलग्रिम्स जो है, यहाँ इतने आते हैं, घाटी के अंदर इतना टूरिस्ट जाता है, लद्दाख के अंदर इतना टूरिस्ट जाते हैं, जम्मू के अंदर बहुत ऐसे पोटेंशियल है, यहाँ पे भी उसको हम डेवलप कर सकते हैं। और टूरिज्म के अतिरिक्त जो है हमारी चेनाब की नदी है जी। चेनाब दरिया में 10,000 मेगावाट पोटेंशियल है पावर जनरेट करने। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसमें 66 वर्षों में हम इसको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ इंडस्ट्री नहीं है। यहाँ पढ़ा लिखा नौजवान है, उसने पीजी किया है, उसने पीएचडी किया है, वो लाचार है पढ़ाई के बाद, उसको कोई फ्यूचर नहीं दिखता, उसको कोई सरकारी यहाँ नौकरी नहीं मिलती और वो स्ट्रेस में रहता है। और सरकार ने कभी ये नहीं सोचा कि भाई सरकारी नौकरी हम सबको दे नहीं सकते, ये तो असंभव है, यहाँ प्राइवेट सेक्टर होना चाहिए था, यहाँ इंडस्ट्रीज खड़ी होनी चाहिए थी। जी। क्या कारण है कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसी इंडस्ट्रीज हम खड़ी नहीं कर पाए? उसको भी हमको देखना पड़ेगा। उसका क्या कारण रहा है? जी बिल्कुल। हमारे बच्चे यहाँ से जाते हैं बेंगलोर पढ़ाई के लिए, हमारे बच्चे यहाँ से मुंबई जाते हैं, बाहर प्रदेशों में जाते हैं, विदेश में जाते हैं। भारी भगत साहब, ये नहीं आप कह सकते, ये भी साथ में कहिए कि हमारे बच्चे यहाँ से पढ़ लिख के हमारी रियासत को सर्व नहीं करते, जबकि वो बाहर चले जाते हैं पढ़ाई लिखाई करके भी, जबकि उनकी सर्विसेज को हमारी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को लेना चाहिए। देखिए, मैं तो यही कह रहा हूँ, मैं जम्मू की अगर बात करूँ, आपको जम्मू शहर की बात करूँ, पढ़ा लिखा सारा नौजवान जो है सब जम्मू कश्मीर से बाहर निकल गए। जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाकी प्रदेशों में आप ऐसे यहाँ जम्मू शहर के अंदर ही आपको ऐसे हजारों परिवार मिलेंगे जहाँ पर सिर्फ उनके माँ बाप घरों में रहें, और वहाँ देखो उनके बच्चे नहीं, उनको पूछो बच्चा कहाँ है, बच्चा हमारा दुबई में है, बच्चा हमारा मुंबई है, वहाँ प्राइवेट सेक्टर में वहाँ सर्विस कर रहा है। और जिस माँ बाप ने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया था, कि उनका सपना था कि एक दिन हमारा बच्चा हमारी सेवा बड़ा करे, हमारे साथ रहे, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। जी। आज वो माँ बाप अपने घरों में बैठे हैं और इतने स्ट्रेस में हैं, तो हमने क्या दिया है, क्या डिलीवर कर पाए? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। छोटे शब्दों में आप कहना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ प्राइवेट सेक्टर क्रिएट करेंगे जिससे हमारे बच्चे अपने जम्मू कश्मीर में ही अपनी सर्विसेज को सर्व करें। जी भाली भगत साहब, समय की नज़ाकत को देखते हुए मैं 2 प्रश्न आपसे पूछूंगा जो कि बहुत अहम प्रश्न है और आम जनता से जुड़े हैं, आप भी आम जनता से निकले हैं। भाली भगत साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारी जम्मू कश्मीर रियासत में, जैसा आपने भी कहा कि काफ़ी देर मिलिटेंसी का बोलबाला रहा, आज उनके इरादों को हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स नस्ते नाबूद कर रही है, तो अमन को कायम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की क्या स्ट्रेटजी होगी और किस तरीके से जम्मू कश्मीर में अमन को बहाल रखा जाएगा? देखिए, शांति जम्मू कश्मीर में हो, यह हमेशा भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता रही है। जी। सारे वो स्टेप्स भारतीय जनता पार्टी उठाएगी जिसके कारण जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हो। जी। उसमें हमारा यूनिफाइड कमांड है, जम्मू कश्मीर के अंदर बना है। सभी सिक्योरिटी फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं, उनका तो ओपिनियन रहता है, एक्सपर्ट हैं वो लोग इसमें। जी। उनके साथ बैठकर समय समय पर जो जो चीज़ें करनी पड़ेंगी वो हम करेंगे। मतलब आप कहते हैं कि मिलिटेंसी की कमर तोड़ दी जाएगी अब? देखिए, माहौल ऐसा बने कि लोग जो हैं वहाँ जाना छोड़ दें। लोग जो हैं, हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर का जो नौजवान है वो उसको यहाँ रोज़गार मिले, उसको यहाँ रोज़गार मिले, वो उस रास्ते पे नहीं जाए। और उस रास्ते पे जो
जाने के जो कारण हैं या जो लोग उनको प्रेरित करते हैं जी, और उसको कहीं न कहीं रोक लगाने की आवश्यकता है। जी बाली भगत साहब, एक आखिरी प्रश्न आपसे और पूछूंगा कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर रियासत में ही नहीं पूरे देश में इस समय नशे, जो नौजवान पीढ़ी है हमारी वो नशे की ओर जा रही है, उनको नौजवान पीढ़ी जो है वही हमारा भविष्य है, वही आने वाले टाइम में हम लोगों को भी संभालेंगे। तो उस पीढ़ी को बचाने के लिए क्या आपके जहन में कुछ ऐसा है कि किस तरीके से उनको डाइवर्ट किया जाए नशे से? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, मैं कई बार इस बात का उल्लेख करता हूँ। जम्मू कश्मीर में भी बाकी राज्यों की तरह कानून बहुत बने हैं जी, हमें नए कानून बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन एनफोर्समेंट नहीं है, लागू नहीं किए जाते हैं, लागू नहीं किए जाते कानून, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ड्रग्स कहाँ से आती है, कौन बेचता है, अगर इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल कर पाए हम तो हमारे बच्चे कुदरती इन चीज़ों से दूर रहेंगे। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो इसकी प्रोटेक्शन करते हैं उनको ही नस्ते नाबूद करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। मतलब जो हमारे बच्चे हैं आज ड्रग्स लेते हैं यहाँ से किसी चाहे वो पंजाब से आ रही है, तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि जहाँ से वो आ रही है उस जगह को रोकना चाहिए। देखो, किसी भी देश को अगर तबाह करना है तो उसका एक फार्मूला होता है कि उसकी नस्ल को, आने वाली नस्ल को तबाह करो। जी बिल्कुल। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो पंजाब से भी शुरू हुआ है, बाकी जगहों से भी शुरू हुआ है कि नौजवान जो है, नौजवान को इस ओर धकेलो। एक अच्छा भारत, एक विकसित भारत, एक प्रोग्रेसिव भारत और एक जम्मू कश्मीर अपने पाँवों के ऊपर खड़ा हो, वो तब खड़ा होगा जब यहाँ का हमारी जो आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, हमारे जो नौजवान हैं, वो यहाँ के डेवलपमेंट के भागीदार बने, वो पढ़े लिखें और वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कल का भविष्य वही है। जी बिल्कुल। और हम तो कभी भी आने वाली इस जनरेशन को तबाह होते तो नहीं देख सकते। मतलब आपका मानना ये जो भी कड़े कदम उठाने होंगे वो मुझे लगता है आने वाली सरकार ज़रूर उठाएगी। जी बाली भगत साहब, आपने बहुत अच्छा हमें बताया, लोगों को भी ये पता लगा कि कोने कोने में कि बाली भगत जी का क्या मानना है, इनका क्या विजन है। अगर ये भगवान शंकर की कृपा से कल मंत्री पद पे आते हैं तो इन्होंने अपने फंडे बिल्कुल क्लियर किए कि हम ये चाहते हैं कि हमारी रियासत को नंबर 1 रियासत बनाया जाए पूरी कंट्री में, ताकि आगे भी मिलिटेंसी से पहले हमारी रियासत को कहा जाता था कि कहीं स्वर्ग है तो वो जम्मू कश्मीर में है। ये इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, हम इसकी इकॉनमी को सबसे पहले ठीक करेंगे, रियासत की अपनी कुछ प्रोटेक्शन हो जिससे हमारी इकॉनमी भी, हमें सेंटर के आगे हम जो हाथ बढ़ाते हैं वो भी हमें सेंटर की हेल्प भी मिले, लेकिन हमारी अपनी रियासत की भी कुछ अपनी प्रोटेक्शन हो, इकॉनमी बढ़े और जो आज फ्रैक्चर्ड हमारी हुई है इकॉनमी उसको ठीक किया जाए। नौजवान पीढ़ी को नशे की लत से दूर किया जाए, ना कि नौजवानों को कहा जाए जहाँ से वो पनपती है उसी को ख़त्म किया जाए, नशा कहाँ से आ रहा है उसी को बिल्कुल नस्ते-नाबूद किया जाए। और सबसे अहम इन्होंने ये बताया दर्शकों कि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अमन और शांति बहाल हो। बीजेपी जिस हद तक अमन शांति को बहाल करने की कोशिश करेगी ताकि हमारी रियासत में बढ़ चढ़कर पूरी देश से ही नहीं दुनिया से टूरिस्ट आए और यहाँ की जो स्वर्ग है उसको देख सके। इसी के साथ दर्शकों आपसे विदाई लेंगे, फिर हाजिर होंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।